हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो देखिए, डेली करंट अफेयर्स को आज के सेशन में आगे बढ़ाते हैं। आज हम 4 मई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सारे क्वेश्चन जो कि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा वो आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। एंड तक देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ हम एंड में फैक्ट शीट भी डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चन ऑफ द डे भी मैं आपसे पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो एंड तक बने रहिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है कि क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन में, इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो वहाँ पर जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज के डेली करंट अफेयर का। देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस के नाम से जाना जाता है, कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, लग रहा होगा आपको। तो देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल 3 मई को मनाया जाता है। शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत देखिए 1993 में की गई थी। 1993 से हर साल 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में, या फिर हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, थीम भी काफ़ी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो हम इसकी 2023 की थीम की भी बात कर लेते हैं। देखिए, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर्स ह्यूमन राइट्स, ये थीम है 2023 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में देखिए हमसे थीम पूछी जाती है, इसीलिए थीम को भी याद रखिए और डे कब मनाया जाता है आपको ये भी याद रखना चाहिए। तो 3 मई को हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, पर्पस की बात करते हैं कि इस डे को मनाए जाने का पर्पस क्या है। तो प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना और प्रेस की आज़ादी और समाचारों को लोगों तक पहुंचाकर देश के सशक्तिकरण में योगदान देना, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का मुख्य उद्देश्य है। हर साल 3 मई को ये दिन मनाया जाता है। ओके, तो देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट का संबंध किस संस्था से है? बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा देखिए जारी की जाने वाली है। आंसर ए हो जाएगा। इसके पहले देखिए, वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जारी करता था। अब इसके स्थान पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। देखिए, वर्ल्ड बैंक की जो पिछली डूइंग बिजनेस रिपोर्ट थी उसमें डेटा अनियमितता के कारण और चीन के प्रति पक्षपात के शर्मनाक खुलासे के बाद इसे 2 साल पहले विश्व बैंक के द्वारा रद्द कर दिया गया था और अब वर्ल्ड बैंक ने टोटली डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद कर दिया है। अब इसके स्थान पर वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अब ये बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट को लॉन्च करेगी। इसका उद्देश्य दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार और निवेश के माहौल का आंकलन करना है। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक 2024 से निकालने वाली है। 2024 से वर्ल्ड बैंक हर साल 180 देशों की अर्थव्यवस्थाओं का आंकलन करेगी और हर साल इस रिपोर्ट को जारी करेगी। इस रिपोर्ट को बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाएगा और वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट को निकालने वाली है। अब निकालने वाली संस्था अगर वर्ल्ड बैंक है तो हम वर्ल्ड बैंक को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, पूरे वर्ल्ड में इसकी जो मेंबर कंट्री है उसके पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में आर्थिक योगदान देना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। इस संस्था की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी और इसका मुख्यालय वर्तमान में यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। इसकी मेंबर कंट्री की संख्या 189 है और डेविड मालपास वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। देखिए, करंटली तो डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, लेकिन अजय बंगा को अब डेविड मालपास के बाद वर्ल्ड बैंक का अगला अध्यक्ष बनाया जाने वाला है। लेकिन करंटली अगर हम बात करें तो ये डेविड मालपास है, जो ऑलमोस्ट जून 2023 तक इस पद पर रहने वाले हैं। बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारत में वायुसेना की टोटल 7 कमांड है फ्रेंड्स। इनमें से दक्षिणी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर हाल ही में एयर मार्शल बालकृष्णन मणिकांतन को नियुक्त किया गया है। देखिए, बालकृष्णन मणिकांतन 1 मई 2023 को दक्षिणी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए, अब हम दक्षिणी वायु कमान की बात करें तो ये भारतीय वायुसेना के 7 कमांड में से एक है। देखिए, श्रीलंका में संघर्ष और हिंद महासागर पर अपनी वर्चस्व स्थापित करने के उद्देश्य से दक्षिणी वायु कमान का गठन किया गया था। इसका गठन
19 जुलाई 1984 को किया गया था और इसका मुख्यालय वर्तमान में केरल के तिरुअनंतपुरम में स्थित है। तो दक्षिणी वायु कमान के बारे में हमने सारे फैक्ट जान लिए। अब देखिए एक बार मैं आपको सारे कमांड बता देता हूँ। वायुसेना की जो 7 कमांड है उसके मुख्यालय के बारे में यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। 7 में से देखिए 5 लड़ाकू कमांड है और 2 समर्थन देने वाले कमांड है। अब देखिए पूर्वी क्षेत्र कमांड, इसका मुख्यालय शिलोंग में है। वायुसेना के पश्चिमी क्षेत्र कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मध्य क्षेत्र कमांड का मुख्यालय इलाहाबाद में है। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र कमांड का मुख्यालय जोधपुर में। दक्षिणी क्षेत्र कमांड का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में। प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय बेंगलुरु में और रखरखाव कमांड का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। तो ये 7 कमांड है, इनके मुख्यालय को आप याद रख सकते हैं। काफ़ी एग्जाम में हमने ये क्वेश्चन देखे हैं, चाहे वो स्टेट की एग्जाम हो, सेंट्रल की एग्जाम हो, सभी में देखिए कभी ना कभी ये क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं। तो आपको एक बार इस पर नज़र मारना चाहिए, याद कर लेना चाहिए मुख्यालय, क्योंकि पूछे जा सकते हैं। ओके, तो सारे बता दिए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में रणजीत गुहा का निधन हो गया। रणजीत गुहा का संबंध किस क्षेत्र से था? अब ये क्वेश्चन देखिए निधन से हो गया, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रणजीत गुहा हाल ही में देखिए 100 वर्षीय आयु में इनका निधन हुआ है। ये भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। आंसर भी हो जाएगा। इनका संबंध भारत के किस राज्य से है? अगर ये क्वेश्चन आता तो रणजीत गुहा जो कि इतिहासकार हैं, इनका संबंध भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से है। रणजीत गुहा ने देखिए युवा इतिहासकारों को विभिन्न समाजों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए इनकी एक किताब अंग्रेजों के शासनकाल पर बेस्ड है, जिसका नाम है औपनिवेशिक भारत में किसान विद्रोह के प्राथमिक पहलू। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। इसके अलावा हिस्ट्री एट द लिमिट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी रणजीत गुहा की ही पुस्तक है। हाल ही में रणजीत गुहा का 100 साल की उम्र में निधन हो गया है। भारत के पश्चिम बंगाल से हैं और भारत के एक प्रमुख इतिहासकार हैं। सारे फैक्ट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए स्नूकर से संबंधित वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब हाल ही में बेल्जियम की लुका ब्रेजल ने जीता है। आंसर ए हो जाएगा। इन्होंने देखिए फाइनल में इंग्लैंड के मार्ग सेल्बी को हराकर स्नूकर विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अब देखिए पूरे यूरोप में लुका ब्रेजल पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम की है। मतलब इसका खिताब जीतने वाले ये पहले यूरोपीय खिलाड़ी बने हैं। इसीलिए भी ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उपलब्धि बहुत बड़ी है। अब देखिए अगर हम वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप की बात करें तो स्नूकर का ये सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत 1927 में की गई थी। 2023 में बेल्जियम के लुका ब्रेजल ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया है। ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो देखिए ये जो रिपोर्ट है हाल ही में यूनिसेफ के द्वारा प्रकाशित की गई है। यूनिसेफ की इस रिपोर्ट में मेल और फीमेल के द्वारा इंटरनेट इस्तेमाल का जो अंतर है, उस अंतर को दर्शाया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए बताया गया है कि लड़कियों को 21वीं सदी में सीखने और रोजगार के लिए जो आवश्यक कौशल विकसित करने के अवसर हैं, वो बहुत ही कम मिलने वाले हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग औसतन 32 देशों और क्षेत्रों में लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा डिजिटल कौशल जो है या डिजिटल स्किल जो है, उसकी संभावना 35% तक कम है। अब यूनिसेफ के बारे में तो आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अब आपको नाम से उद्देश्य भी समझ में आ जाएगा कि विभिन्न राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में की गई थी और इसका मुख्यालय यूएसए के न्यूयॉर्क में स्थित है। हाल ही में ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड नाम की रिपोर्ट यूनिसेफ के द्वारा जारी की गई है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बाफ्टा फेलोशिप से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो देखिए हाल ही में ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट, जिसे बाफ्टा के नाम से जाना जाता है, इस बाफ्टा फेलोशिप से मीरा सयाल को सम्मानित किया गया है। अब मीरा सयाल की अगर हम बात करें तो ये ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय मूल की अभिनेत्री, पटकथा लेखक और एक उपन्यासकार है, जिसे हाल ही में देखिए बाफ्टा टीवी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। देखिए मीरा सयाल को उनके टेलीविजन शो के लिए काफ़ी जाना जाता है। गॉडनेस ग्रेशियस मी और द कुमार एट नंबर 42,
ये बहुत ही फेमस टेलीविज़न शो है जिसके लिए मीरा सयाल को जाना जाता है। अब देखिए बाफ्टा फेलोशिप की अगर हम बात करें तो यह उन व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जिन्होंने फिल्म या टेलीविज़न में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसकी शुरुआत 1971 में की गई थी, मतलब सबसे पहली बार बाफ्टा फेलोशिप 1971 में प्रदान की गई थी। अब 2023 में मीरा सयाल को इस फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ईरान की जेल में बंद 3 महिला पत्रकारों को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप जो नाम ऑप्शन में देख रहे हैं इन तीनों को ही यह पुरस्कार दिया गया है। नाम है नीलोफर हमीदी, एलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। यूनाइटेड नेशंस ने ईरान की जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों को हाल ही में यूनाइटेड नेशंस प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया है। इन तीनों महिलाओं को देखिए यह जो पुरस्कार है ईरान में मानव अधिकारों के हनन पर रिपोर्टिंग करने और सच्चाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। अब देखिए इस पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 1997 में की गई थी और यूनाइटेड नेशन की बॉडी यूनेस्को के द्वारा इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। देखिए यह पुरस्कार पूरे वर्ल्ड में उस व्यक्ति, संगठन या संस्था को दिया जाता है जिसने पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो 2023 में यह पुरस्कार 3 ईरानी महिला पत्रकारों को दिया गया है। इसके बाद देखिए 2 मई 2023 को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जारी की गई टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? तो देखिए आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर भारतीय टीम है। आंसर ए हो जाएगा। देखिए आईसीसी ने हाल ही में एक नई टेस्ट रैंकिंग जारी की है जिसमें टेस्ट रैंकिंग में 121 रेटिंग के साथ भारत पहले स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया 116 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर 114 रेटिंग के साथ इंग्लैंड है। तो आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर भारतीय टीम है। अब देखिए पर्टिकुलर अगर हम प्लेयर की बात करें तो आईसीसी टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में बेस्ट बैट्समैन मॉर्सन लाबुशेन है जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। आईसीसी टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में बेस्ट बॉलर रविचंद्रन अश्विन है जो कि भारतीय खिलाड़ी है और आईसीसी टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में ऑलराउंडर खिलाड़ी भारत के रविंद्र जडेजा हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की अगर हम बात करें तो ये पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट खेलों का आयोजन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 1909 में की गई थी। इसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित है। इसके सदस्य देशों की संख्या 108 है और ग्रेग बार्कले वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन है। आईसीसी के द्वारा हाल ही में जारी की गई टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर इंडिया है। इसके बाद आज के डेली करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो देखिए फार्मूला 1 मोटर रेसिंग इवेंट अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को हाल ही में सर्जियो पेरेज ने जीता है। आंसर ए हो जाएगा। रेड बुल के ड्राइवर सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को अपने नाम किया है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एक फार्मूला 1 मोटर रेसिंग इवेंट है जिसका आयोजन अजरबैजान के बाकू में किया गया था। इसे हाल ही में रेड बुल के ड्राइवर सर्जियो पेरेज ने जीत लिया है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने 4 मई के सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फैक्ट शीट को। आप सभी जानते हैं कि हमने आपके लिए फैक्ट शीट को बहुत ही ऑर्गेनाइज किया है। पहले हम आपको फैक्ट शीट में कुछ करंट अफेयर्स के फैक्ट देते थे, लेकिन अब हम आपको पर्टिकुलर एक एक टॉपिक बताने वाले हैं। आज के फैक्ट शीट के इस टॉपिक में हम आपको अप्रैल मंथ में जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई है फ्रेंड्स, उन सभी के बारे में यहाँ पर एक एक करके बताने वाले हैं। तो आइए अप्रैल मंथ की नियुक्तियों को हम यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम के हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं सिद्धार्थ मोहंती। इसके अलावा भारतीय साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं पंकज सिंह। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को बनाया गया है। मिश्रित मार्शल आर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष हाल ही में अप्रैल 2023 में महावीर सिंह फोगाट बनाए गए हैं। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सैन्य सलाहकार एयर मार्शल संदीप सिंह को बनाया गया है। आगे आ जाइए, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष अरुण सिन्हा बनाए गए हैं। क्यूबा गणराज्य के नए राष्ट्रपति मुगेल डियाज कैनेल को बनाया गया है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कलिनेश नारायण सिंह देव को बनाया गया है।
होंडा मोटर ने अपना नया अध्यक्ष, सीईओ और एमडी के रूप में सुत्सुमु ओटानी को नियुक्त किया है। और लास्ट अपॉइंटमेंट देखिए, भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख वाइस एडमिरल एस सिंह को बनाया गया है। क्लियर? तो देखिए कितना इजी हो गया। आपके लिए हमने फैक्ट शीट को बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। अब आपको इसी तरह से एक एक टॉपिक हर रोज फैक्ट शीट में मिला करेगा। आई होप अच्छी लगी होगी। अब हम कल के करंट अफेयर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मतलब 3 मई के जो हमने करंट अफेयर्स पढ़े थे उनको हम यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आइए, सबसे पहला करंट अफेयर देखिए, किस भारतीय को ब्रिटेन का मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान दिया गया है? तो देखिए, हाल ही में मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड डॉक्टर MN नंद कुमार को दिया गया है, जो कि भारत के एक साइंटिफिक रिसर्चर हैं। सेकंड देखिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को नियुक्त किए गए हैं। तो हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस TS शिवगणनम को नियुक्त किया गया है। भारत के किस शहर की मेट्रो रेल सेवा ने कार्बन रिडक्शन श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड जीता है? तो यह रेलवे है चेन्नई मेट्रो रेल सेवा, जिसने हाल ही में कार्बन रिडक्शन श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड का अवार्ड जीता है। आसियान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन दक्षिण चीन सागर में किया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष AK मोहंती बनाए गए हैं। भारतीय सेना की किस रेजिमेंट में पहली बार महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है? तो भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में हाल ही में पहली बार महिला अधिकारियों को शामिल किया गया है। इसके बाद बिहान मेला किस राज्य से संबंधित है? बिहान मेले का आयोजन भारत के ओडिशा राज्य में किया जाता है। फिट फॉर 55 पैकेज नामक जलवायु कार्य योजना किस संघ द्वारा प्रारंभ की गई है? तो फिट फॉर 55 पैकेज नामक जलवायु कार्य योजना का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय यूरोपीय संघ के द्वारा किया गया है। यूरोप में चैलेंजर टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यूरोप में चैलेंजर टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय सुमित नागल बन गए हैं। इसके बाद कल का लास्ट करंट अफेयर देखिए, भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस राज्य में बनाई जा रही है? तो भारत की पहली अंडर सी सुरंग का निर्माण भारत के महाराष्ट्र राज्य में किया जा रहा है। क्लियर? तो देखिए 3 मई 2023 के सभी करंट अफेयर्स को हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, अगर आपने सेशन को ध्यान से एंड तक देखा है तो आप इजीली इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ICC की बात की गई है, जो कि विश्व में क्रिकेट खेलों का आयोजन करती है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि सारे करंट अफेयर्स आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरह के करंट अफेयर्स के साथ कल फिर मुलाकात करेंगे 5 मई 2023 के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।